नमस्ते। आज हम सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे। यह हमारा तीसरा लेक्चर होगा जो सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशंस पे बेस्ड है। पिछले में हमने अकादमी किया था और उससे पहले में हमने विभिन्न माइनॉरिटी और लैंग्वेजेस से भाषाओं से डील करने वाली सांस्कृतिक संस्थानों को देखा था। तो आज हम कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान करेंगे। सबसे पहला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या भारत का पुरातत्व विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। 1861 में अलेक्जेंडर कुनमिंग ने इसको इस्टेब्लिश किया था या स्थापित किया था। पूरे देश को 27 हिस्सों में बांटा गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, इस पुरातत्व विभाग के अंडर, और इसके अंडर में लगभग 3650 पुराने मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, इसके काम को कौन देखता है, वो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 1958, फिर एंटिकिटीज़ एंड आर्ट्स ट्रेजर एक्ट 1972, जो भारत से इन पुरातत्व चीज़ों का इलीगल एक्सपोर्ट चेक करता है। कुछ प्रमुख कार्य जैसा कि हम समझ सकते हैं, विभिन्न आर्कियोलॉजिकल जगहों की खोज करना है, आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस करना है, केमिकली उनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि वो काफ़ी समय तक चलते रहें और उनको कोई फिज़िकल या डैमेज ना हो। तो इस तरीके से ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं जो कि हम देख सकते हैं। ये सारा ही जितना भी हमने इसमें ऑब्जेक्टिव्स और प्रमुख चीज़ें लिखी हैं वो सब डोर स्टेप ट्यूटर पर IAS मेंस में जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का हिस्सा है। नीचे आपको वीडियो के नीचे लिंक होगा जहाँ पर आप कंप्लीट नोट्स देख सकते हैं। अब इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे म्यूज़ियम, एक्सकवेशंस, एपिग्राफिक ब्रांचेस, टेम्पल सर्वे, बिल्डिंग सर्वे और कुछ स्पेशलाइज्ड विंग। सबसे प्रमुख स्पेशलाइज्ड विंग है इसकी अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है द्वारका के पास में जो ओरिजिनल द्वारका माना जाता है, जिसको भेट द्वारका कहा जाता है, वो पानी के नीचे है और अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ही उसका पता चला था। और ये डिपार्टमेंट मुख्यतः उन चीज़ों को देखता है जो समुद्र के नीचे या पानी के नीचे पुराने ज़माने में रहे हैं और जो वहाँ के अवशेष देते हैं, जैसे भेट द्वारका हुआ गुजरात में। तो काफ़ी सारे एजुकेशनल कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, जैसे नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है, फिर सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी है जिसकी नेशनल आर्काइव्स बिल्डिंग है न्यू दिल्ली में, और इसके काफ़ी सारे पब्लिकेशंस हैं, जैसे उसमें से सबसे प्रमुख है एपिग्राफिका इंडिका और कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम। सो ये जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी रिपोर्ट्स हैं जो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे निकालता है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल साइट्स। इन दोनों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो कोई भी स्कल्पचर है या कोई भी जगह है जो कम से कम 100 वर्ष से अत्यधिक पुरानी है, उसको हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट कहते हैं। और ये कुछ प्रमुख बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम वो कहते हैं कि ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो अगर उसके कोई रिमेन मिलते हैं या उस जगह के कोई अवशेष मिलते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई ज़मीन मिलती है या वहाँ पर पहुँचने का कोई आसान तरीका मिलता है, तो वो सब हो गए एंशिएंट मॉन्यूमेंट। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि ये 100 वर्ष से कम पुरानी नहीं है, 100 वर्ष से ज़्यादा ही पुरानी है, पर उसमें जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ होंगे, जो फेंसिंग होंगी, वो रिक्वायर्ड है और उस पूरे एरिया का इंस्पेक्शन हो सकता है। फिर अगला है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1945 में जो जियोलॉजिकल सर्वे था उसी के हिस्से से बना है और ये वाराणसी में शुरू हुआ था। 1948 में ये कलकत्ता में शिफ्ट हुआ। इसके जो सबसे इनिशियल डायरेक्टर थे वो BS गुहा थे। BS गुहा एक बहुत फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और इनकी काफ़ी सारी किताबें भी हैं। उसके बाद जो इसके डिप्टी डायरेक्टर थे वो एल्विन थे और ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। अब जैसा कि हमने देखा, जो फिल्म डिवीज़न से रिलेटेड थे वो मेनली सूचना और प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में आते थे। जो आपके कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं या कल्चरल संस्थान हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में आते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं। अब जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है ये आर्कियोलॉजी से अलग है। आर्कियोलॉजी में आप पुरातत्व विभाग देखते हो, जो पुरानी चीज़ें हैं उनके अवशेष देखते हो। इसमें मानव का विकास कैसे हुआ हम उस पर फोकस करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। तो जब आप मानव के विकास की बात करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो सांस्कृतिक परिवेश है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो विभिन्न स्केलेटल मिले हैं
उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये धीरे धीरे जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है इसको एक्सपांड किया जा रहा है। इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, इसके रीजनल सेंटर्स पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, उदयपुर, नागपुर और मैसूर में है, और इसके दो प्रमुख फील्ड स्टेशंस हैं, एक जगदलपुर बस्तर में छत्तीसगढ़ में और दूसरा रांची झारखंड में। तो ये कुछ प्रमुख कार्य थे जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के अंडर में आते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के बाद अगला महत्वपूर्ण है ऑल इंडिया रेडियो, जो 1930 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1956 से इसको आकाशवाणी कहा जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर सर्विस है, प्रसार भारती का डिवीज़न है, और इसका मोटो है या जो लोगो हम कहते हैं वो ये है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा पहुंच सके और जानकारी पहुंच सके। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। 420 स्टेशन हैं भारत में जो लगभग 99% जनसंख्या तक पहुँचते हैं और 92% एरिया को कवर करते हैं। 23 लैंग्वेजेस और 146 डायलैक्ट्स में ये प्रोग्राम आता है। इसके 198 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं और 305 ट्रांसमीटर्स हैं। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं। जैसा कि हमने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भारत की इंटीग्रिटी को बनाए रखना, भारत की एकता को बनाए रखना, सूचना और प्रौद्योगिकी का एक निरंतर एक सतत प्रवाह चलता रहना चाहिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो किसानों के लिए हैं, जो रूरल एरिया के लिए हैं, जो गाँव के लिए हैं, इलिटरेट के लिए हैं, अनएजुकेटेड लोगों के लिए हैं, उन तक चीज़ों तक को पहुंचाना, उन तक जागरूकता पहुंचाना, माइनॉरिटी लोगों को फोकस करना, सोशल जस्टिस की बात करना। तो ये सब इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला है ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च, जो कि 1950 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, जो कि पहले भारत के एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये वापस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में हैं। इसके काफ़ी सारे रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, ऑफिसेज हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी ICCR की बहुत जगह प्रेजेंस है, जैसे जॉर्ज टाउन, पेरम्बियो, पोर्ट लुइस, जकार्ता, मॉस्को, और आप देख सकते हैं लगभग जैसे आपका जर्मनी हुआ, इजिप्ट हुआ, UK हुआ, और आपके बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके सेंटर्स हैं। कुछ नए सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। वो बांग्लादेश में ढाका में, थिम्पू में, साओ paulo में, काठमांडू, बैंकॉक, कोलालमपुर और टोक्यो में बनाए गए हैं। अब इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये है कि भारत की संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिले, एक अंतर्राष्ट्रीय जगह मिले, लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए जगह मिले। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे जैज़ फेस्टिवल न्यू दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट म्यूज़िक फेस्टिवल गुवाहाटी, दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए रखना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, तो संस्कृत का दूसरी लैंग्वेजेस से कैसे एक्सचेंज हो सकता है और किस तरीके से भारत के वर्क दूसरे लैंग्वेजेस में, संस्कृत के वर्क दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकते हैं और दूसरे लैंग्वेजेस के वर्क को हम इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो सब देखना। हर साल लगभग 1800 के आसपास स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। इसके कुछ पब्लिकेशंस हैं जैसे इंडियन हॉराइजन इंग्लिश में, अफ्रीका क्वार्टरली इंग्लिश में, गंगानाचल हिंदी में, फिर स्पेनिश, फ्रेंच और अरेबिक में भी इसके कुछ पब्लिकेशंस हैं। अगला है ICHR, इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। ये भारत की ऐतिहासिक रिसर्च के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करता है। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसका फंड UGC से आता है। इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका एक रीजनल ऑफिस बेंगलोर में है, दूसरा गुवाहाटी में है। चैरिटेबल सोसाइटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में शिफ्ट की गई है। RS शर्मा जो थे इसके पहले नॉमिनेटेड चेयरपर्सन थे। RS शर्मा एक बहुत फेमस हिस्टोरियन रहे हैं और जैसे कि हमने कहा बहुत सारी जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती हैं ICHR के अंडर में। आइडिया ये है कि ऐतिहासिक रिसर्च को किस तरीके से एक्सचेंज किया जाए, दूसरे देशों से किस तरीके से संबंध बढ़ाए जाए, किस तरीके से भारत में हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जिससे हिस्टोरिकल रिसर्च आगे चल सके। तो काफ़ी सारे जर्नल्स पब्लिकेशंस निकलते हैं जैसे इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू इंग्लिश में, इतिहास हिंदी में, और ये ICHR एक लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बनाता है जो मुख्यतः रिसर्चर्स और स्कॉलर्स के लिए है। अगला है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग CCRT।
ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे ऑफ एंड ऑन क्वेश्चंस आते रहते हैं। 1979 में कमला देवी चट्टोपाध्याय और कपिला वत्सायन ने मिलके इसको इस्टेब्लिश किया था। ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। इसका आइडिया ये है कि संस्कृति को किस तरीके से शिक्षा से रिलेट किया जाए या एजुकेशन से रिलेट किया जाए। इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके रीजनल सेंटर्स हैं। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, इन सर्विस प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं, लाइब्रेरी के रिसोर्सेज बनाए जाते हैं और पेपर पब्लिकेशंस किए जाते हैं। कई बार यहाँ पर कल्चरल टैलेंट रिसर्च स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं और टीचर्स को प्रमोट करने के लिए CCRT टीचर्स अवार्ड दिया जाता है। तो इसके काफ़ी सारे एफर्ट्स हैं। अगला है क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि 64 में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बनाया था। ये रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है, हेडक्वार्टर्स इसके चेन्नई में है, 9 स्टेट काउंसिल्स हैं। इसका आइडिया मुख्यतः ये था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए या कंजर्व किया जाए और इस चेन के अंडर में, क्योंकि ये कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा स्थापित था, इस चेन की जितनी भी शाखाएं हैं उन सब की जो दुकानें हैं उन सब का नाम का ब्रांड नेम कमला रखा गया है। क्राफ्ट फेयर काउंसिल जो है वो पूरे भारत में विभिन्न क्राफ्ट फेयर्स करवाता है, विभिन्न मेले करवाता है। तो इसका आइडिया ये है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से ट्रेडिशनल आर्ट से जोड़ के, ट्रेडिशनल क्राफ्ट से जोड़कर सस्टेनेबल बना सकते हो, किस तरीके से लोगों तक पहुंच सकते हो और छोटे छोटे क्राफ्टमैन और छोटे छोटे फैमिलीज़ का किस तरीके से विभिन्न क्राफ्ट मेलों के द्वारा उद्धार हो सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। उनको विभिन्न तरह की विभिन्न प्रकार की रिसर्च प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी दी जाना, वो सारे कार्य भी इसके अंडर में आते हैं। अगला है इंटैक। इंटैक बहुत महत्वपूर्ण है। इंटैक की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये वापस एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है। 2007 में इंटैक को UN ने एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस दिया था यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंडर में। 84 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में और इसके 170 सिटीज़ में चैप्टर्स हैं। इंडिया के बाहर बेल्जियम और UK में इसकी प्रेजेंस है। इसके कुछ डिविजन्स हैं, एक जो आर्किटेक्चर देखता है, दूसरा नेचुरल हेरिटेज, तीसरा मटेरियल हेरिटेज और इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं जो इसका टूरिज़्म देखते हैं, इंटेंजिबल कल्चर को देखते हैं, एजुकेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज को देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को भारत में कल्चर के प्रति, संस्कृति के प्रति थोड़ा सेंसिटाइज करना, थोड़ा अवेयर करना। भारत की संस्कृति जो कि हमारा एक कॉमन हेरिटेज है या हमारा एक कॉमन विरासत है, उसको किस तरीके से बचाए रखना। सभी तरीके का हेरिटेज जो कि जीवित है, जो कि बना हुआ है और जो कि नेचुरली प्रेजेंट है, उन सभी हेरिटेज को किस तरीके से संभाला जा सकता है, उनके लिए क्या विभिन्न प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ लाए जा सकते हैं, किस तरीके से उनके पैरामीटर्स बढ़ाए जा सकते हैं और दूसरे देशों से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से MOU साइन हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाए जा सकते हैं। तो इसके अंडर में 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक तो हेरिटेज टूरिज्म अवार्ड है, दूसरा एनवायरमेंटल अवार्ड है और तीसरा कि हेरिटेज कंजर्वेशन की सबसे अच्छी तरीके से कौन सी सिटी, कौन सी जगह कार्य कर रही है। इसका एक स्पेशल ट्रस्ट है जो UK का बनाया हुआ है, तो इंटैक UK ट्रस्ट जो कि 87 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसको चार्ल्स वॉलेस बेक्वेस्ट ने फंड किया था। इसका आइडिया वापस वही है कि जितने भी विरासत है उसको किस तरीके से कंजर्व किया जाए और उसके लिए विभिन्न फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स किस तरीके से दी जाती है। अगला है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। 85 में बनाया गया था, इंदिरा गांधी की मेमोरी में बनाया गया था और श्रीमती इंदिरा गांधी की मेमोरी में क्योंकि बनाया गया था, इसमें ये देखा गया था कि उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, उनकी बुक्स, उनका लिटरेचर, उनसे रिलेटेड जो भी रिसर्च है, जो भी वर्क है, उनके आइडियाज़, उनकी फ़िलासफ़ीज़, उन सब पे कार्यरत और उनकी जानकारी इस नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स पे दी जाती है। इसमें ऐसा कहा गया है कि 5 रॉक्स हैं जो 5 मेजर रिवर्स को जोड़ के बनती हैं। तो एक एक रॉक हर जगह से, जैसे सिंधु, गंगा, कावेरी, महानदी और नर्मदा से ला के यहाँ पर अलग अलग स्कल्पचर फॉर्म्स बनाए गए हैं और ये कहा गया है कि अर्थ के जो मेन 5 एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, अर्थ, स्काई और वेजिटेशन, उन सबको एक साथ लाने की इच्छा प्रकट की गई है। तो लाइव प्रेजेंटेशंस किए गए हैं,
साइंटिफिक स्टडीज़ की गई हैं, किस तरीके से फ़िलॉसफी और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, वो सारी बात कही गई है। अब इसकी कुछ प्रमुख यूनिट्स हैं। पहला है कला निधि, जो एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है। कला कोश, जहाँ पर प्रमुख किताबें और प्रमुख टेक्स्ट रखे हुए हैं। जनपद संपदा, जहाँ पर लाइफ स्टाइल स्टडीज़ की बात कही गई है। कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि कल्चर को किस तरीके से संरक्षित किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। सूत्रधारा, जो कि किस तरीके से प्रशासनिक कार्यों को देखा जाए उसके बारे में बात करता है। और कला दर्शन, जो कि किस तरीके से सांस्कृतिक में बदलाव आ सकता है उसकी बात करता है। अब अगला है एशियाटिक सोसाइटी, जो कि सर विलियम जोन्स ने स्थापित की थी 1794 में। ये एशियाटिक सोसाइटी आप कल्चरल संस्थानों में भी पढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक संस्थानों में भी पढ़ रहे हैं, और एशियाटिक सोसाइटी जब हम इतिहास कवर करेंगे तब हम वापस देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी दोनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हिस्ट्री, साइंस, आर्ट्स और लिटरेचर, एशिया की प्रमुख जानकारियों की बात की गई है। इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया था 1984 में। ये एक प्रमुख लीडिंग सेंटर ऑफ इंडोलॉजी भी है। यहाँ पर एनसाइक्लोपीडिक एशियाटिक प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जो कि 8 वॉल्यूम में डिवाइडेड हैं, और इनका प्रमुख उद्देश्य है पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करना, उनको कलेक्ट करना। यहाँ की लाइब्रेरी में 1 लाख से ज़्यादा बुक्स का और 80,000 के आसपास जर्नल्स का कलेक्शन है। यहाँ पर कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट गुलिस्तान टेक्स्ट में और पद्मशाह नामा की भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखी गई हैं। तो बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है जो कि हम देख सकते हैं। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर या सांस्कृतिक डिपार्टमेंट क्या है? ये पहले MHRD में था, बाद में ये एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के और यूथ अफेयर्स के अंडर में आया। 85 में इसको 174th अमेंडमेंट के द्वारा स्पेशल स्टेटस दिया गया और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई। इसका प्रमुख कार्य सांस्कृतिक चीज़ों के प्रमोशन का, उनको किस तरीके से संरक्षित रखा जाता है और किस तरीके से फाइनेंशियल एड दी जा सकती है और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स कराए जा सकते हैं। इसके 2 अटैच्ड ऑफिसेस, 6 सबऑर्डिनेट ऑफिसेस और 26 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगला है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसका प्रमुख उद्देश्य युवा और खेलकूद के विकास का है। इसके लिए विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, विभिन्न अवार्ड्स दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। और 85 में जो है इंटरनेशनल यूथ ईयर की तरह इसको बनाया गया था। इस डिपार्टमेंट के अंडर में 2 इंस्टीट्यूट्स आते हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में क्या क्या आता है? तो एक तो है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंटी डोपिंग एजेंसी, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ये कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट है। दूरदर्शन 1959 में शुरू हुआ था। शुरू में इसके 2 चैनल्स थे, DD नेशनल और DD न्यूज़। 11 रीजनल चैनल्स थे जो कि सैटेलाइट के माध्यम से आते थे। इसमें 4 स्टेट नेटवर्क्स थे, एक इंटरनेशनल चैनल था, एक स्पोर्ट्स चैनल था जिसको DD स्पोर्ट्स कहा जाता था, और एक राज्यसभा टीवी था, एक लोकसभा टीवी था। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क है और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके 21 चैनल हैं और 47 प्रोग्राम्स हैं। कुल 1000 से भी ज़्यादा ट्रांसमीटर्स हैं और 1300 से भी ज़्यादा घंटों के प्रोग्राम्स देखे गए हैं। अगला है गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। गांधी स्मृति वो जगह है जहाँ पर गांधी जी के बारे में चीज़ें हैं, उनकी एक परमानेंट एग्जीबिशन है जो कि राजघाट में है, जिसमें उन्होंने कहा है माई लाइफ इज़ माई मैसेज, और मेरा जो जीवन है वही एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में और उनसे रिलेटेड उनकी वैल्यूज़, उनकी किताबों के बारे में वहाँ पर है। उसके बाद वहाँ पर हर साल गांधी मेमोरियल लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और 1994 में जबकि गांधी जी की 125वीं जन्मगांठ थी, तब इसको कन्वर्ट करा गया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज़ एंड रिसर्च में, जिसको ICGSR भी कहा जाता है। तो इग्नू, जो कि हम सब जानते हैं, एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि भारत की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन में पायोनियर है। 85 में इस्टेब्लिश की गई थी। जब इस्टेब्लिश हुई थी तो 20 मिलियन रुपए का इसका बजट था।
उद्देश्य ये था कि दूर दराज के क्षेत्रों तक एजुकेशन को, शिक्षा को पहुंचाया जाए और ना सिर्फ यंग लोगों में बल्कि जो रिटायर्ड लोग हैं और जो फिर भी पढ़ने में इच्छुक हैं वो इससे जुड़ सकें। तो जो इसके होस्ट हैं वो है सेक्रेटरीट ऑफ सार्क कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटीज़ नेटवर्क, जिन्होंने इसको इनिशियली सपोर्ट किया था यूनेस्को के साथ में। 26 रीजनल सेंटर्स हैं जिसमें से 5 आर्मी कमांडो सेंटर्स हैं। अगला है कला क्षेत्र, जो कि जिसका लिटरली मतलब होता है होली प्लेस ऑफ आर्ट्स। 1936 में रुक्मिणी देवी अरुणाडले के द्वारा बनाई गई थी चेन्नई में, एक प्रमुख कल्चरल संस्थान है। 93 में इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया गया। बाद में इसको कला क्षेत्र फाउंडेशन एक्ट के द्वारा ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंडर में। इसका उद्देश्य गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल पद्धति के द्वारा यहाँ पर विभिन्न तरह के डांस सिखाए जाते हैं, जिसमें अभिनय दर्पण एक प्रमुख कॉन्सेप्ट है जिस पे बेस्ड है, और डांस के साथ साथ म्यूज़िक भी सिखाया जाता है। कला मंडलम ये वापस एक डांस स्कूल है जो कथकली सिखाता है केरला में। वीएन मेनन ने इसकी स्थापना की थी 1930 में। चेरुतुर्ती में ये स्थापित है, थिसूर में, जो कि भारतपुजा नदी के किनारे पर है। यहाँ पर उत्तरी और दक्षिण भारतीय नृत्य की स्टाइल सिखाई जाती है, जिसमें कथकली, मोहिनीअट्टम, कोडियट्टम कुछ प्रमुख स्टाइल्स हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा लिया गया था 1941 में। और यहाँ पर डांस के साथ साथ कुछ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे चेंडा, मड्डलम। फिर अगला है मेराइन आर्कियोलॉजिकल सेंटर। जैसा कि हमने कहा अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, मेराइन आर्कियोलॉजिकल सेंटर पानी के नीचे आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस करता है, जैसे कि बेट द्वारका, जो कि पुरानी ओरिजिनल द्वारका हम कहते हैं वो थी, उसकी स्टडी के लिए 1983 में किया था। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा 81 में स्थापित है। नेशनल बुक ट्रस्ट 1957 में बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। इसमें अच्छी एजुकेशन शिक्षा प्रोवाइड करना, बच्चों की छोटी कहानियों की किताबें जो कि कम कीमत पे दी जा सकती हैं, मुख्यतः बच्चों की किताबें और बच्चों के लिटरेचर पे बेस्ड है। और हर साल ये एक वर्ल्ड बुक फेयर करवाता है, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट हर ऑल्टरनेट साल पार्टिसिपेट करता है। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स 1966 में स्थापित किया गया था, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर फोक डांस, म्यूज़िक और ड्रामा सिखाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और विभिन्न इंटरनेशनल बॉडी जैसे फोर्ड फाउंडेशन और यूनेस्को द्वारा मदद मिलती है। कंटेम्प्रेरी आर्ट्स की बात होती है, साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स, नॉलेज किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाए, और इससे जुड़े हुए विभिन्न अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। इसमें एक कंसर्ट हॉल है जिसको टाटा थिएटर कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर है जिसको टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर कहते हैं, जो डांस थिएटर है उसको गोदरेज डांस एकेडमी कहा गया है, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसको लिटिल थिएटर कहा गया है, आर्ट गैलरी को जहांगीर निकलसन म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कहा गया है, और एक फोटोग्राफ गैलरी है जिसको पिरामिड गैलरी ऑफ द सेंटर फॉर फोटोग्राफी कहा गया है। एनसीईआरटी जो कि सबसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी किताबें आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो सभी कहते हैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो। तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, भारत की सबसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है स्कूली शिक्षा के लिए। जितने भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स यहाँ से इम्प्लीमेंट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आते हैं। इसके विभिन्न रीजनल सेंटर्स हैं जो अलग अलग जगह हैं। ये एक परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाता है जिसको NTSC कहा जाता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें हर साल पूरे देश से लगभग 750 बच्चे चुने जाते हैं, जिनको जब तक वो पढ़ाई करें तब तक इनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अंडर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आता है, जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग में ये हेल्प करता है कि किस तरीके से करिकुलम होना चाहिए और पेडागॉगिकल एस्पेक्ट क्या होना चाहिए। फिर CIET आता है, दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड मीडिया और टेक्नोलॉजी पे डील करता है।
और एक तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग भोपाल में, जो वोकेशनल एजुकेशन से डील करता है। इसके अंडर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की स्थापना की गई थी 2005 में, जिसके ये 5 मुख्य उद्देश्य थे कि किस तरीके से नॉलेज को स्कूल के बाहर की चीज़ों से कनेक्ट किया जाए, थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट किया जाए, रोट लर्निंग मेथड से किस तरीके से शिफ्ट किया जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई थी, एग्जामिनेशंस को फ्लेक्सिबल बनाना और उनको इंटीग्रेटिव बनाना क्लासरूम लर्निंग से बताया गया था। अगला है नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट्स, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है, भारत सरकार के अंडर में आता है और इसमें 19वीं शताब्दी के विभिन्न आर्ट्स रखे हुए हैं, मुख्यतः थॉमस डेनियल, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, इन सब के बारे में और इन सब के कलेक्शंस यहाँ पर देखे गए हैं। और ना सिर्फ भारत के पर भारत के बाहर के भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट के यहाँ पे कलेक्शंस देखे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मिडिवल भारत में, मध्यकालीन भारत में जो भी आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको एजुकेशनली किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है और लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, जो कि लखनऊ में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। 76 में इसकी स्थापना हुई थी और ये विभिन्न म्यूजियम्स को और अलाइड इंस्टीट्यूट्स को किस तरीके से डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना है उसके बारे में बताती है, विभिन्न वॉल पेंटिंग्स के बारे में बताती है और कोरल मॉन्यूमेंट ऑफ माले या मालदीव्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसा कि हमने कहा, आर्ट और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल से डील करती है और विभिन्न ट्रेनिंग पब्लिकेशंस प्रोवाइड करती है। नृत्य ग्राम एक वापस डांस से रिलेटेड संस्थान है जो कि गुरुकुल पद्धति को फॉलो करती है, रेजिडेंशियल स्कूल है। उड़ीसी डांसर पोरितिमा गौरी ने इसकी स्थापना की थी 1990 में। इसकी जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है नृत्यग्राम की वो बहुत यूनिक है। इसमें 7 क्लासिकल डांसेस की ट्रेनिंग होती है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो गिराडा कुन्हा थे और बेंगलोर से 30 किलोमीटर दूर ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 6 से 7 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें अगला है पृथ्वी थिएटर्स। पृथ्वी थिएटर्स 1944 में पृथ्वीराज कपूर की मेमोरी में बनाए गए थे। 150 एक्टर्स जो हैं यहाँ पर ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे प्रोडक्शंस हुए जैसे कालिदास की शकुंतला और बहुत सारे सोशो पॉलिटिकल प्लेस जैसे दीवार, पठान, गदर, इन सब की स्थापना हुई। बाद में पृथ्वीराज कपूर के बच्चे जो थे शशि कपूर और उनकी वाइफ जेनिफर कपूर ने इसको एक ट्रस्ट की तरह स्थापना की 1975 में। और आइडिया यही था कि जो इस डिवीज़न में आते हैं वो किस तरीके से अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं और लगभग 540 शोज़ हर साल करवाए जाते हैं। रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट फॉर कल्चर कलकत्ता में है। इसकी स्थापना वापस कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए हुई थी। बहुत सारे स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसके अंडर में आते हैं और 1938 में रामकृष्ण की जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसका ये रिज़ल्ट है। अगला है रविंद्र भारती, जो कि एक नेशनल थिएटर है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा गया है, जो कि भारत के पहले नोबेल लॉरेट थे लिटरेचर के फील्ड में एशिया से। और हैदराबाद, सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश में किस तरीके से डांस, ड्रामा और म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका इनॉग्रेशन किया था और ये वापस एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अगला है रुक्मिणी देवी कल्चरल इंस्टीट्यूट, जो कि 99 में रुक्मिणी देवी अरुणादले ने बनाई थी। भरतनाट्यम, कार्नेटिक म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं और बहुत सारे फोटोग्राफिक शूट्स हैं जो सी नाचियापम के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं जो यहाँ देखे जा सकते हैं। अगला है श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड सोशल साइंसेज। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हेल्थ मैनेजमेंट, ये सभी तरह के कोर्सेज यहाँ पर देखे जाते हैं। इसकी बहुत सारी सबऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉन्शियसनेस, इंट्रीगल एजुकेशन, इंट्रीगल हेल्थ और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर पर डील करती हैं। जोनल कल्चरल सेंटर्स, भारत में 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स देखे गए हैं। कलकत्ता, इलाहाबाद, दीमापुर, पटियाला, नागपुर, तंजौर और उदयपुर में अलग अलग रीजन के हिसाब से इनको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का नाम दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है और
आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 2010 के अंडर में आती है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, उनको विभिन्न परमिशंस देना, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन को बैन करना और हेरिटेज बायलॉज की स्क्रूटनी करना। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट अमृतसर में बनाया गया था। इसको 1951 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत में किस तरीके से पेट्रियाटिज्म में जागृत हो सकता है। जलियांवाला बाग इवेंट के जो पूरा एपिसोड हुआ था उसको मद्देनज़र रखते हुए नेशनल कल्चरल फंड की स्थापना जो की गई थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है जो डिसीजन मेकिंग में कार्य कर सकता है, जो कि मुख्यतः मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ कल्चर के द्वारा है स्थापित है, पर 96 में इसकी स्थापना हुई थी और ये गवर्नमेंट से हट के इंडिविजुअल आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करता है और उनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। अब कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पर रखे हैं, आप जो आज का लेक्चर है उसके बाद इन सैम्पल क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके मेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम आगे भी आर्ट एंड कल्चर पे और क्लासेस लेंगे। धन्यवाद।